नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आपका स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनका नाम बेहद ही प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। वैसे भारत को आजाद हुए करीब 70 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में अपना खास स्थान बनाया है। उनमें है सबसे ज्यादा चर्चित वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी को जब भी याद किया जाता है उनकी सादगी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, लेकिन शास्त्री जी की जिंदगी में सिर्फ सादगी ही नहीं, कुछ ऐसे कड़े फैसले भी थे जो उन्हें बेहतर और खास बनाते थे। जवाहरलाल नेहरू की कई रणनीतियों की खुलकर आलोचना करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब वो देश की बागडोर संभाली तब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया। शास्त्री जी के इन्हीं कार्यों और परिणामों की वजह से इन्हें देश का हितैषी और गरीबों का नेता बताया जाता था। कई बार उनके काम जो है उसको लेकर के देश की पिछड़ी जाति पिछड़ी आबादी भी चर्चा करती है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी से जुड़ा कुछ खास किस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी कैसे बदलती गई और कैसे एक नाटा कद का देखने वाला नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। और उस दौर में जब देश सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरा और वहां से भी शास्त्री जी ने देश को बाहर निकाला और इसे सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इन दिनों चर्चा अक्सर उनकी सादगी तक ही सिमट कर रह जाती है। ये किस्सा तब का है जब लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे। एक बार वे और मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर दिल्ली के कुतुब एन्क्लेव इलाके से वापस आ रहे थे। दिल्ली के एम्स के पास एक रेलवे फाटक हुआ करता था। ट्रेन आने वाली थी, फाटक बंद था। गृह मंत्री की गाड़ी रुक गई। कार के बगल में गन्ने वाले को देखकर शास्त्री जी बोले, कुलदीप, जब तक फाटक खुलता है क्यों ना गन्ने का रस पी लिया जाए। जब तक कुलदीप नैयर कुछ कहते, लाल बहादुर शास्त्री उतरे और गन्ने वाले को पैसे दिए और 2 गिलास रस खुद ही लेकर आए। कुछ देर बाद फाटक खुला और उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। गन्ने वाले को शायद ही पता चला हो कि उसका ग्राहक गृह मंत्री था। उस जमाने में प्रधानमंत्री की भी गाड़ी में एक ही सिपाही होता था। ऊपर से शास्त्री जी तो किसी भी तरह से रोबीले व्यक्ति के नहीं लगते थे। उनका आचरण बेहद सादगी भरा होता था। इतना ही कि जब वो गृह मंत्री नहीं रहे तो अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे। जब किसी ने पूछा कि क्यों वे अक्सर एक बल्ब की रोशनी में ही काम निपटाते हैं तो उनका जवाब था कि अब मैं गृह मंत्री नहीं हूँ, इतना खर्चा नहीं उठा सकता। भारतीय राजनीति में जब भी सादगी की बात होगी, लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले पायदान पर रहेंगे। पर देश को संभालने के लिए सादगी काफ़ी नहीं होता। शास्त्री की सादगी उनके व्यक्तित्व पर अक्सर भारी रही है, लेकिन सादगी उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पक्ष थी। संकटों को सुलझाने की उनकी काबिलियत और मजबूत फैसले करने जैसी बातें भी उनमें बाकी राजनेताओं से उनको अलहदा बनाती थी। बतौर गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने चीन की लड़ाई देखी थी और जवाहरलाल नेहरू की तरह वो चीन को लेकर किसी मुगालते में नहीं थे। एक साक्षात्कार में कुलदीप नैयर ने इस बात का जिक्र किया था। कुलदीप नैयर के मुताबिक शास्त्री जी ने उनसे कहा था, चीन एक दिन धोखा देगा और पंडित जी ये बात समझ नहीं रहे हैं। ऐसा ही हुआ। जंग हुई, रणनीति गलतियां हुई और भारत हार गया। इस हार के पीछे लेफ्टिनेंट जनरल कॉल का पूर्वी कमान का अध्यक्ष होना एक कारण बताया जाता है। कॉल कश्मीरी थे और रक्षा मंत्री B.K. मेनन के खास विश्वस्त थे। फौज से ज़्यादा फौजियों के हाउसिंग प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेकर वो अपनी समाजवादी छवि चमकाने में लगे रहते। शास्त्री कॉल की नियुक्ति पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके थे, पर उनकी नहीं सुनी गई। बताते हैं कि चीन के हमला बोलने के कुछ दिनों बाद कौल साहब पेट की गड़बड़ी को लेकर दिल्ली चले आए थे। दरअसल वे मोर्चे पर सारे गलत रणनीतिक फैसले कर रहे थे और देश खामियाजा भुगत रहा था।
उनके गैर मौजूदगी में लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने दिलेरी से कमान संभाली। इसके पहले अपने अमीट कलंक लगे। जनरल कॉल वापस कमान संभालने आ गए, पर तब तक चीन जीत चुका था। जब चीन ने एक तरफा युद्ध विराम किया तो लाल बहादुर शास्त्री असम के तेजपुर गए। जनरल कॉल ने उन्हें शांति समझौता करने की सलाह दी। शास्त्री ने अनसुना कर दिया। उनके रवैये से कॉल समझ गए कि उनके दिन पूरे हो गए हैं। हार के कई कारण थे। नेहरू का चीन को लेकर गलत आकलन, फौज में संसाधनों की कमी की तत्काल सेनाध्यक्ष पीएन थापर की शिकायत न सुना जाना और मोर्चे पर लेफ्टिनेंट जनरल कॉल की रणनीति गलतियां पर ठीकरा फोड़ा गया। सेनाध्यक्ष थापर के सर पर उन्हें इस्तीफा देने का हुक्म सुना दिया गया। संसद तो वीके मेनन की गर्दन लेकर ही शांत हुई। इस हार से भारत की स्थिति कमजोर हुई। पश्चिम देश भारत पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करने का दबाव बनाने लगे। अमेरिका ने इसके लिए नेहरू के बजाय शास्त्री को तरजीह देने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि उनका रसूख बढ़ गया था। फिर कुछ दिनों बाद कश्मीर में मुए मुक़द्दस का मामला हो गया। ये पैगंबर साहब की बाल की चोरी की घटना थी। इसे संभालने में अगर जरा से भी चूक हो जाती तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों में भारत की किरकिरी हो जाती। शास्त्री इस दौरान गृह मंत्री नहीं थे। वो मिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कहे जाते थे। पर नेहरू को किसी और पर यकीन नहीं था। उन्होंने शास्त्री को ही संभालने का जिम्मा सौंप दिया और शास्त्री ने निराश नहीं किया। अब नेहरू के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी की वे और मजबूत दावेदार बनते गए। इतना कि अमेरिकन पत्रकार बैलेस हैंगेन अपनी किताब आफ्टर नेहरू हु में सीधे सीधे तौर पर शास्त्री को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नेहरू के अचानक निधन की वजह से जब कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ मची तो लाल बहादुर शास्त्री पीछे ही रहे। मोरारजी देसाई ने खुल्लम खुल्ला अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। शास्त्री का रुख इससे ठीक उलट था। वे पार्टी में चुनाव के बजाय रायशुमारी से पीएम बनने की बात कर रहे थे। ये तब है जब वे कामराज प्लान के तहत गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देकर एक बल्ब की रोशनी में काम करते थे। राजनीति में कुर्सी ना हो तो कोई नहीं पूछता, लेकिन शास्त्री तब भी लोकप्रिय थे। 1965 की भारत पाक जंग लाल बहादुर शास्त्री जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान मानते हैं। जिस तरह नेहरू चीन से दोस्ती की बात करते थे, उसी तरह शास्त्री पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के इच्छुक थे। पाकिस्तान के मुखिया अयूब खान ने उनके पीएम बनने की दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए शुभ माना था। किस्मत की बात कहें या शास्त्री का कॉमन सेंस, वे किसी भुलावे में नहीं आए। जब कक्ष में दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच झगड़े बढ़े तो उन्होंने पलटवार करने में नेहरू की तरह देर नहीं लगाई। यहाँ वही लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह पश्चिमी कमान संभाल रहे थे। वे पेट की खराबी को लेकर दिल्ली नहीं आए, बल्कि उनकी दिलेरी ने पाकिस्तानी अफसरों का हाजमा जरूर खराब कर दिया। भारत का पलड़ा भारी होने पर इस युद्ध का परिणाम तो ड्रॉ ही कहा जाता है। तीतबाल और हाजी पीर कब्जे में आ गया था। भारतीय सैनिक लाहौर हथिया सकते थे, पर 23 सितंबर को युद्ध विराम ने कई लोगों को चौंका दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं, शास्त्री जी ने फिरोजपुर के दौरे के दौरान सैनिकों को युद्ध विराम की घोषणा के पीछे फॉरेन प्रेशर की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो भारत को आर्थिक और खाद्य मदद दे रहा था। युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उनका जय जवान जय किसान नारा लोगों के सर चढ़कर बोला। एक हार्ट अटैक झेल चुके शास्त्री जी जब पाकिस्तान से बातचीत करने ताशकंद गए तो लोगों की उम्मीदों का पहाड़ भी अपने साथ ले गए। भारत चीन युद्ध की खटास को इस लड़ाई के अंजाम ने कम जो किया था। ताशकंद समझौते को लेकर देश में अलग अलग राय बनी। कुछ तो ये भारत के हित में लगा तो कुछ ने शास्त्री जी की देश विरोधी कहा। बताया जाता है कि समझौते की रात उन्होंने घर पर फ़ोन करके परिवार वालों की राय मांगी तो उन्हें निराशा हुई। उसी रात शास्त्री जी का दिल कमज़ोर पड़ा और वो हमेशा के लिए थम गया। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि बैलेस हैंगेन की तरह उन्होंने शास्त्री से पूछा था कि उनकी सेहत खराब रहती है और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो आफ्टर शास्त्री हु
शास्त्री का जवाब था कि अगर वे 3 या 4 साल और जीवित रहें तो यशवंत राव बने, और अगर वे 1 या 2 साल में चल बसें तो इंदिरा गांधी को उनका उत्तराधिकारी चुना जाना चाहिए। अपनी राय हमें भेजें यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में। इस कहानी से जुड़ा अगर कोई भी आप दिलचस्प वाकया जानते हैं या आपको ये कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश को जवान और किसान दोनों की अहमियत बताने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने देश में दोनों की अहमियत को बराबर मिलाकर खड़ा कर दिया। एक बार अभिनेता मनोज कुमार से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि किसान और जवान को लेकर के एक फिल्म बनाए, और उनकी बातों को मानते हुए मनोज कुमार ने उपकार नाम की फिल्म भी बनाई। लेकिन बदकिस्मती से इस फिल्म की रिलीज होने से पहले ही ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोगों को और भारत की जनता को अलविदा कह चुके थे। लेकिन उसके बाद से उपकार फिल्म आई जो बेहद हिट भी साबित हुई। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत की ऐसे कई किस्से हैं जिस पर अभी भी रहस्य बरकरार है और जिसकी सच्चाई देश के लोग जानना चाहते हैं। पर वजह जो भी हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो जनता के बीच नहीं आती हैं। बहरहाल साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को देश का पहला मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री की बचपना की कहानी का जिक्र भी आज भी होता है। कैसे वो नदी पार करके पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी भारतीय नेताओं के लिए आज भी एक सबक और सीख लेने की ये हो सकती है, लेकिन कब? जब हमारे नेता उनसे सीख लेने की कोशिश करें। सिर्फ उनकी तस्वीरों पर माला डाल देने से उनकी सीख को नहीं लिया जा सकता। लाल बहादुर शास्त्री ने बताया है कि जब एक नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उस पर देश की तमाम जनता का विश्वास होता है और उस पर बोझ होता है देश की गरीबी का, जिससे वो देश अभी निपटने की कोशिश कर रहा होता है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उनकी धोती जो है फटी हुई थी। इस पर उनसे कहा गया कि वो अपनी नई धोती ले ले प्रधानमंत्री कोष से या उस पैसे से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन आज कई ऐसे नेता हैं जो 10 लाख का सूट पहनकर भी चर्चा बटोरते हैं। तो खैर, सीख लेने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ऐसे नेताओं ने हमें बताया है कि आम जनता के दिल में कैसे जगह बनाया जा सकता है, फटी धोती से या 10 लाख के सूट से। आपको क्या लगता है? इस पूरे प्रोग्राम पर आपने देखा, आपने कैसा महसूस किया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब हम अगली बार आएंगे तो ऐसे ही हिंदुस्तान के किसी खास व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिनकी ज़िंदगी से कैसे देश के लोग सीख ले सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.